फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो है वो न्यू बुक आई है और चैप्टर्स इंक्रीज़ हुए हैं। पहले 8 चैप्टर्स थे और अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास 12 चैप्टर्स हो गए, 12 चैप्टर्स हो गए, 4 चैप्टर बड़े हैं इसके अंदर। तो सबके लिए मुश्किल हुआ, सिर्फ आपके लिए नहीं हुआ, सिंपल सी बात है। सिर्फ आपकी किताब चेंज हुई, तमाम कराची की किताब चेंज हुई है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो उसमें चैप्टर 1 जो हमारा है वो स्टेशोमेट्री। पहले नाम था चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब इसका नाम जस्ट हमारे पास हो गया सिर्फ स्टेशोमेट्री, ठीक है। और असल में चैप्टर 1 के अंदर हम स्टेशोमेट्री को ही डिस्कस करते थे, तो हम इसको जस्ट स्टेशोमेट्री कह सकते थे। सारे टॉपिक सेम है, पुरानी बुक की तरह है। न्यू बुक के अंदर वही मोल है, वही एवोगाड्रोस नंबर है, वही स्टेशोमेट्री है, मास 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 वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, वैसा ही लिमिटिंग रिएक्टेंट है। बस एक टॉपिक कम करके एक टॉपिक ज़्यादा कर दिया गया। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला की डिटर्मिनेशन थी, कंबस्टन एनालिसिस, जो 6 स्टेप्स इसमें होते थे, हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते थे, अगर आपको याद होगा। पहले परसेंटेज, फिर मोल रेशो, फिर सिंपलेस्ट मोल रेशो, फिर एन की वैल्यू, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो टॉपिक हटा दिया गया। तो जिस टाइम तक नहीं पढ़ा था, लेट एडमिशन्स थे, तो उनको पढ़ना भी नहीं है वो। और उसकी जगह पर एक नया टॉपिक डाल दिया गया जो पीछे बोर्ड पर मौजूद है, परसेंटेज यील्ड का, जो फेडरल बोर्ड के अंदर था, इस्लामाबाद बोर्ड के बुक्स में था, अब कराची बोर्ड में भी डाल दिया गया है, तो सिंध बोर्ड के टेक्स्ट बुक में है। तो ये एप्टीट्यूड के स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स आगे एम-कैट ई-कैट करेंगे नस्ट के लिए या फिर एम-डी-कैट के लिए तैयारियां करेंगे अपने मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उनके लिए अब आसानी हो गई है। वरना पहले फेडरल का टेक्स्ट अलग से पढ़ाना पड़ता था, अब ये आपका फेडरल ही है पूरा। जो न्यू बुक कल आई है फर्स्ट ईयर की, मार्केट में 1 महीने तक अवेलेबल होगी, अभी फ़िलहाल नहीं है। PDF मैं आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो बाकी वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा, तो उसके डिस्क्रिप्शन पे भी नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है, इस वीडियो में। तो स्टेशोमेट्री में आज हम डिस्कस करेंगे यील्ड के बारे में, कि थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, प्रैक्टिकल यील्ड क्या है और परसेंटेज यील्ड किसे कहते हैं। देखो, जब भी कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट जो है वो उसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, तो रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्जन होती है। तो ये जो प्रोडक्ट की अमाउंट जो है ना, प्रोडक्ट जितना भी बनता है उसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड यील्ड, इसको यील्ड कहा जाता है। तो प्रोडक्ट की अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वो यील्ड होता है, पैदावार उसको हम कह सकते हैं। वाई इसके अंदर साइलेंट होता है, वाई को नहीं पढ़ते हैं, तो उसको यील्ड नहीं पढ़ेंगे, उसको यील्ड पढ़ेंगे। यील्ड मतलब पैदावार, प्रोडक्शन किसी चीज़ की। जैसे ईस्ट आप पढ़ते हैं ना, ईस्ट बायोलॉजी के अंदर, ईस्ट खमीर को कहते हैं ना, जो आटे को खट्टा कर देता है, खमीरी आटा बोलते हैं ना। तो खमीर ईस्ट, उसको आपने कभी बायो में पढ़ा होगा। यीस्ट नहीं पढ़ते थे उसको, ईस्ट टीचर भी ईस्ट पढ़ा करते थे उसको। जिसमें ईस्ट में वाई साइलेंट है, वैसे यील्ड में भी वाई साइलेंट है। तो यील्ड मतलब होता है पैदावार, प्रोडक्शन। अब लेट्स से कि हमको एक रिएक्शन यहाँ पर अगर लिखते हैं कि कार्बन है, उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। हमसे कोई पूछे कि बताओ 24 ग्राम कार्बन से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो हम फ़ौरन से स्टाइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप हम अप्लाई कर देते हैं। हम कहते हैं भाई 12 ग्राम से बन रहा है 44 ग्राम, मास रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो 12 ग्राम से 44 ग्राम बन रहा है, तो 24 ग्राम से कितना बनेगा, इसका डबल बन जाएगा, 88 ग्राम बन जाएगा। तो ये यील्ड जो 88 ग्राम आ गया, ये यील्ड आ गया हमारे पास। कितनी प्रोडक्शन हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। अब ये जो यील्ड है ना बच्चों, इसको लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड वो यील्ड होती है जो हम बाय मीन्स ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन हम बता रहे होते हैं थ्योरेटिकली। तो वो यील्ड जिसको कैलकुलेट किया जाता है बाय मीन्स ऑफ स्टेशोमेट्री, जो यहाँ स्टाइकियोमेट्री कर रहे थे ना हम, स्टेशोमेट्री के थ्रू जो यील्ड कैलकुलेट किया जाता है उसको कहा जाता है थ्योरेटिकल यील्ड, स्टेशोमेट्री के थ्रू, ठीक है। जैसे कि हमने बताया 24 ग्राम से 88 ग्राम बनेगा। ये हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस करके बताया, मतलब बाय यूजिंग कैलकुलेशन हमने इसको किया। एक और तरह की यील्ड होती है सेकंड, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल यील्ड, या इसको एक्चुअल यील्ड भी कहा जाता है। प्रैक्टिकल यील्ड क्या होता है? द यील्ड विच इज़ कैलकुलेटेड प्रैक्टिकली इज कॉल्ड प्रैक्टिकल यील्ड। सिंपल, प्रैक्टिकल करके, एक्सपेरिमेंट करके, तजर्बा करके
जो ईल्ड हमें हासिल होता है वो कहलाता है एक प्रैक्टिकल। जैसे थ्योरेटिकल ईल्ड है, जो प्रैक्टिकल ईल्ड होता है, एक थ्योरी होती है और एक प्रैक्टिकल होता है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है ना भाई। अब प्रैक्टिकल करके अगर आप ईल्ड मालूम कर रहे हैं तो फिर वो हमारा प्रैक्टिकल ईल्ड कहलाएगा। मान लो जैसा मैं आपसे पूछता ना भाई, बताओ 24 ग्राम कार्बन से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो आप कोयला नहीं लेकर आ जाते 24 ग्राम उठा के, जब जला के देखते हैं सर कितना बनेगा, बोलते आप फ़ौरन से पेन उठाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, सर इतना बनेगा। ये इसलिए करा रहे हैं थ्योरेटिकल ईल्ड। अब अगर यही कार्बन अगर हम 24 ग्राम रियल में 24 ग्राम कोयला ख़रीद लें, उसको जलाएं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकले, उसको जमा करें, उसका वज़न करें, तो वो जितना अमाउंट आएगा ना वो कहलाएगा प्रैक्टिकल ईल्ड। और याद रखिएगा वो हमेशा थ्योरेटिकल ईल्ड से कम आएगा। प्रैक्टिकल ईल्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल ईल्ड। प्रैक्टिकल ईल्ड हमेशा थ्योरेटिकल ईल्ड से कम होती है। क्यों? रीज़न क्या होती है भाई? इसके पीछे रीज़न होती है ड्यू टू साइड रिएक्शंस। जो बच्चे चैप्टर 1 में थे उनको याद है कि चैप्टर 1 में जब हम स्टोइकियोमेट्री कर रहे थे तो वहाँ पर हमने कुछ एजम्पशंस लिखे थे स्टोइकियोमेट्री के, कि जब भी स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन करते हैं तो साइड रिएक्शंस को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब हम रियल में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसके अंदर साइड रिएक्शंस हो रहे होते हैं। उसके अंदर डिफरेंट तरह के साइड रिएक्शंस हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप 24 ग्राम कार्बन लोगे तो वो पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा, वो 24 ग्राम कार्बन किसी और चीज़ से भी रिएक्शन कर जाएगा। इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगा CO2 वो 88 ग्राम नहीं मिलेगा, वो उससे कम मिलेगा। मान लो 82 ग्राम मिल रहा है, बाकी क्या हो गया? साइड रिएक्शन में ख़त्म हो गया। तो प्रैक्टिकल ईल्ड आप न्यूमेरिकल से बता नहीं सकते, ये हमेशा एक साइंटिस्ट या जो तजुर्बा कर रहा हो, तजुर्बा करके आपको बताएगा इतना है प्रैक्टिकल ईल्ड। और थ्योरेटिकल ईल्ड तो आप में से हर बच्चा मालूम कर सकता है स्टोइकियोमेट्री यूज़ करके, रेशो मेथड यूज़ करके। जो चैप्टर 1 में थे क्लास में उनको पता है। तो मैं ये बता रहा था कि प्रैक्टिकल ईल्ड हमेशा जो है ना थ्योरेटिकल ईल्ड से कम ही होता है। अब कितना कम होगा? वो थोड़ा कभी थोड़ा सा कम होता है, कभी बहुत कम होता है, कभी भी बराबर या ज़्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि हम थ्योरेटिकली हमेशा वैल्यू ज़्यादा निकालते हैं, प्रैक्टिकली वैल्यू हमें कम मिलती है। लेकिन ना एक्सपेक्टेशन इंसान की ज़्यादा होती है, मिलता कम है। अभी आपके बोलते ना मैट्रिक में क्या परसेंटेज बनेगी, आप बोलेगा सर 95 बनेगी, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, आती नहीं है इतनी, आती कम ही है प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकली कम आ रही होती है, थ्योरेटिकली बहुत आई होती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक्सपेक्ट 80 किया और 90 आ गई, ऐसा कम होता है, हमेशा कम ही आ रही होती है एक्सपेक्टेशन से। परसेंटेज ईल्ड किसे कहते हैं? परसेंटेज ईल्ड में हम ये बताते हैं कि हमें थ्योरेटिकल ईल्ड के लिहाज से कितना % प्रैक्टिकल ईल्ड हासिल हुआ। मतलब मिसाल के तौर पे 88 ग्राम थ्योरी में आया था इतना बनेगा, लेकिन जब रियल में खड़े हुए तो 82 ग्राम मिला, कितना % मिला असल में? तो हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? प्रैक्टिकल ईल्ड डिवाइड बाई थ्योरेटिकल ईल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। प्रैक्टिकल ईल्ड को थ्योरेटिकल ईल्ड से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आपके पास आएगा वो कहलाएगा परसेंटेज ईल्ड। ये ही एक नया टॉपिक है जो न्यूमेरिकल का डाला गया, जिसके 3 न्यूमेरिकल आपके न्यू बुक में मौजूद हैं। वो तीनों मैंने यहाँ लाइन से लिख दिया पेज नंबर के साथ। जो बुक है न्यू वो मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं, आप वहाँ से देख लेना। इसके अंदर टोटल एग्जाम्पल्स के लिहाज से कही जाए बात तो 17 न्यूमेरिकल है और 8 बुक के एंड में न्यूमेरिकल है, चैप्टर के एंड में। सिर्फ ये 3 ऐसे हैं जो नहीं बनेंगे, बाकी सारे बन जाएंगे आपसे। जिसने चैप्टर 1 पढ़ा हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो उससे सारे बन जाएंगे। तो मैं इसलिए रिपीट ही नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को अभी फ़िलहाल, क्योंकि वो चीज़ें सेम वैसे ही हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर 2 चल रहा था गैस का पोर्शन ना, तो वही हम उसको आगे जाकर फिर चलाएंगे। अच्छा, तो हम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं उसके। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास पेज 16, एग्जाम्पल 1.17 है ये इसको न्यू बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक इक्वेशन दी हुई है CaCO3 + 2HCl बना CaCl2 + CO2 + H2। एक इक्वेशन दी हुई है। अच्छा, जिन बच्चों ने स्टोइकियोमेट्री नहीं पढ़ा हुआ उनका रिपीट हो जाएगा। ठीक है, सेम 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ HCl। 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो 14.52 ग्राम CO2 गैस लिबरेट हुआ उससे। कैलकुलेट द थ्योरेटिकल एंड परसेंटेज यील्ड ऑफ CO2 गैस। कह रहे हैं कि 50 ग्राम हमने CaCO3 लिया, रिएक्टेंट के अमाउंट बता रहे हैं आपको, और इससे प्रोडक्ट इतना बना। अब ये जो प्रोडक्ट बता रहे हैं ना, ये प्रोडक्ट प्रैक्टिकल ईल्ड इसमें आपको बता रहे हैं। आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया है लैब के अंदर, और उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी उसने उसको जमा किया है, और जब जमा किया तो पता लगा कि 14.52 ग्राम जमा हुआ है।
तो ये जो आपके पास ईल्ड आ गई, हमारे पास प्रैक्टिकल ईल्ड है, पी वाई, प्रैक्टिकल ईल्ड है ये हमारे पास। कैलकुलेट द थ्योरेटिकल ईल्ड, आपको थ्योरेटिकल ईल्ड बतानी है और परसेंटेज ईल्ड आपको बतानी है, ठीक है। देखो परसेंटेज ईल्ड बताने के लिए थ्योरेटिकल ईल्ड तो बताना ही पड़ता है, फॉर्मूला बताया था ना अभी, प्रैक्टिकल अपॉन थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। तो थ्योरेटिकल ईल्ड कैसे आएगी भाई? बाय स्टेशोमेट्री। मास गिवन है, मास ही रिक्वायर्ड है, तो मास रिलेशनशिप लगाएंगे। न्यू स्टूडेंट्स बिल्कुल गौर से सुने, पुराने वाले टेंशन नहीं ले, उनको आता है पहले से करना, ठीक है, और बहुत अच्छे से आता है। 50 सवाल किए हैं इसके ऊपर, एक दो नहीं किए हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसका बनेगा डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ डेटा हेयर। तो डेटा में क्या करते हैं, इक्वेशन सबसे पहले बनाते हैं। CaCO3 + 2HCl रिएक्शन एरो, CaCl2 + CO2 + H2O, ठीक है। तो सबसे पहले तो अंडरलाइन करेंगे गिवन और रिक्वायर्ड को। CaCO3 हमें दिया हुआ है और हमसे पूछा क्या, CO2, तो CO2 हमने अंडरलाइन कर दिया, गिवन और रिक्वायर्ड को अंडरलाइन कर दिया। फिर इसके बाद दो लाइन लिखते हैं नीचे इसके, पहली लाइन लिखते हैं कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन, दूसरी लाइन फ्रॉम क्वेश्चन। याद होगा ये सब आपको। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर लिखते हैं 40 + 12 + 48 क्या आ गया, आता है निकालने 100 ग्राम। Ca + C + O × 3 एटॉमिक मास, इसको प्लस करेंगे 100 आ जाएगा। ऊपर बता दे रहा हूँ 40 + 12 + 16 × 3 किया तो आया 100, ठीक है। CO2 का 12 + 16 × 2 कितना आ जाता है इसका, 44 ग्राम। सवाल में आपसे कितने से पूछा है कि भाई 50 ग्राम से आप बताइए, तो 50 ग्राम से कितना बनेगा, कुछ तो बनेगा, X बनेगा। रेशोज़ लगा देते हैं। अब आ जाते हैं हम सॉल्यूशन में। मैंने आपको बताया था कि इजीएस्ट मेथड हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो रेशो मेथड इस्तेमाल करेंगे। यूजिंग रेशो मेथड, रेशो मेथड के मुताबिक 100 का रेशो किसके साथ, 44 के साथ। 50 का किसके साथ रेशो, X के साथ। रेशो मतलब डिवाइड, सही कर रहा हूँ मैं, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 100x = 50 × 44, x = 50 × 44 डिवाइड बाय 100, ठीक है भाई। कितना निकला ये देखो, 51 × 50, 52 × 100, 2 1 × 2 और ये 22। कैलकुलेटर से भी इतना ही निकलेगा। x हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 22 ग्राम ऑफ कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, ये जो ईल्ड है आपके पास अभी कौन सी ईल्ड आ गई, थ्योरेटिकल ईल्ड आ गई है। तो ये जो ईल्ड हमारे पास आए, दिस इज थियोरेटिकल ईल्ड, थ्योरेटिकल ईल्ड। अब थ्योरेटिकल ईल्ड निकालने के बाद अब ये देखो, थ्योरेटिकल ईल्ड 22 ग्राम आई, जबकि एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में कितना बन रहा था, प्रैक्टिकल ईल्ड 14.52, कम ही बना हुआ है ना। तो अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज ईल्ड निकालेंगे। परसेंटेज ईल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर क्या होता है, प्रैक्टिकल ईल्ड, नीचे क्या होता है, थ्योरेटिकल ईल्ड। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो परसेंटेज निकालना है तो 100 से कर दिया। प्रैक्टिकल ईल्ड कितना है, 14.52। थ्योरेटिकल ईल्ड कितनी आ गई, 22। मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। कैलकुलेटर चलाएं, आंसर बताएं। कितना परसेंट ईल्ड आया हमारे पास इसका, कितना आया, 6%। ओके, इसका मतलब जितना हमने कैलकुलेट किया था ना थ्योरी में,
उसका बस हमें 66% ही मिला है रियल में, प्रैक्टिकल यील्ड में। बाकी 33% जो है वो आपका, या 34% कहीं ना कहीं लॉस हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखें उसके बाद, पेज 16 पर है। दिस इक्वेशन इज हियर, ये भी मैं बता दे रहा हूँ किस तरह से बन रहा है। 2Mg + O2 2MgO, एक इक्वेशन दे दी आपको, केमिकल इक्वेशन। 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का आपको 4 ग्राम दे दिया इसका मास, टू प्रोड्यूस 4.24 ग्राम ऑफ MgO। ये क्या बना रहा है? 4.24 ग्राम MgO का बना रहा है। इसका मतलब ये आपकी हो गई हमारे पास यहाँ पर प्रैक्टिकल यील्ड हो गई। कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ MgO, आप परसेंटेज यील्ड बताइए उसकी। सेम पिछले सवाल की तरह है, ठीक है। मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ किस तरह से बन रहा है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी समझ लेंगे। कि सबसे पहले तो बनेगा डेटा, क्वेश्चन 2 का अगर हम देखें, सबसे पहले तो बनेगा डेटा। डेटा के अंदर आएगी इक्वेशन, सेम जितने रिपीट करूँगा अगर आप देखा तो। इक्वेशन सबसे पहले आएगी 2Mg + O2 रिएक्शन एरो 2MgO, सही है। 2 लाइन लिखेंगे यहाँ पर, पहले लाइन लिखेंगे फ्रॉम, इक्वेशन को देखते हुए पता लगेगा पहली लाइन ये, और दूसरी लाइन कहाँ से पता लगेगी? फ्रॉम क्वेश्चन, ये आपको सवाल से पता लगेगा। अब इक्वेशन से हमें क्या बात पता लग रही है? Mg का होता है 24 2 48 ग्राम। चूँकि गिवन रिक्वायर्ड को अंडरलाइन करना होता है ना, ये गिवन है, ये रिक्वायर्ड है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। और 2MgO, इसको निकालना पड़ेगा 2, फिर ये 24 + 16, ये 2 इस पूरे 24 + 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना आया ये बताएं करके कैलकुलेट? 80 ओके, 80 ग्राम, ओके। और सवाल में कितना बोला? मैग्नीशियम कितना लेना है भाई आपको? 4 ग्राम। 4 ग्राम से कितना बनेगा? कुछ तो बनेगा नहीं, 4.24 नहीं, वो प्रैक्टिकल यील्ड है, वो आखिरी में यूज़ करेंगे। थ्योरेटिकल यील्ड निकालना है तो ये थ्योरेटिकल यील्ड आएगी यहाँ से, ये जो हम निकाल रहे हैं ना यहाँ से, यह जो यील्ड आ रही है थ्योरेटिकल यील्ड होगी, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे आसान मेथड यूज़ करेंगे, मेथड का नाम क्या है भाई? रेशो मेथड। इसके मुताबिक 48 पूरा सीक्वेंस से कर लूँ तो 48:80 = 4:x, तो 48/80 = 4/x, क्रॉस मल्टीप्लाई 48x = 4 × 80, x बराबर हो गया 4 × 80 डिवाइड बाय 48। x निकाले कितना निकल रहा है? 6.67 ग्राम ऑफ कौन सी गैस है? नहीं, ऑफ MgO। आप निकाल सकते हैं हम थ्योरेटिकल परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड किसके बराबर है? प्रैक्टिकल यील्ड अपॉन थ्योरी, मैं TY लिख रहा हूँ भाई, थैंक यू नहीं है TY का मतलब, TY मतलब थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो प्रैक्टिकल यील्ड कितना आया वहाँ पर? यस 4.24, डिवाइड कर देंगे थ्योरेटिकल यील्ड से, वो कितना है भाई? 6.67, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, बताओ आप 63.56, मतलब इतना परसेंट आपको हासिल हुआ है MgO। समझ में आ गया सबको कैसे बनाइए? ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का रिएक्शन Cl2 के साथ, और ये बना AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। कह रहे हैं 160 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद Cl2, 650 ग्राम ऑफ AlCl3 इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट्स द परसेंटेज यील्ड ऑफ AlCl3? तो एल्यूमिनियम का दिया हुआ है आपको 160 ग्राम, और कह रहे हैं कि Cl2 से रिएक्शन कर रहा है, इससे AlCl3 650 ग्राम बन रहा है। तो हर बार की तरह इस बार भी आपको प्रैक्टिकल यील्ड उन्होंने दे दिया, और आपसे पूछा कि बताओ इस एल्यूमिनियम क्लोराइड का परसेंटेज यील्ड कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसको थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे बाय स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, उसके बाद परसेंटेज यील्ड की तरफ आएंगे। डेटा में हमने सबसे पहले इक्वेशन लिख दिया, इक्वेशन लिखने के बाद Al2, तो क्या 2 चीज़ों का अंडरलाइन किया, यहाँ और यहाँ अंडरलाइन किया। 2Al का मतलब क्या हो गया? 2 × 27, ये 54 हो गया। 54 ग्राम एल्यूमिनियम कितना है AlCl3 दे रहा है? 2 × 27 +
क्लोरीन का होता है 35.5 इंटू 3, कितना आ रहा है AlCl3 इसका? ये 267 ग्राम। क्वेश्चन में कह रहा हमसे है कि भाई बताए 160 ग्राम है तो कितना बनेगा भाई? ये कुछ तो बनेगा, तो x ग्राम बनेगा, और x ग्राम जो आपके पास आएगा वो आपका थ्योरेटिकल यील्ड होगा। ठीक है, रेशो मेथड लगा लेते हैं। 54:267 इक्वल टू 160:x। 54/267 इक्वल टू 160/x। क्रॉस मल्टीप्लाई 54x इक्वल टू 160 इंटू 267, और x हो गया यहाँ पर हमारे पास 160 इंटू 267 डिवाइडेड बाय 54x। कितना आया? कितना? 791.1 ग्राम ऑफ AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये आ गया हमारे पास कौन सी यील्ड भाई? दिस इज द थ्योरेटिकल यील्ड। अब हम क्या मालूम करेंगे बच्चों? परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज निकालने के लिए प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। प्रैक्टिकल यील्ड हमारे पास सवाल में गिवन होता है हमेशा 650। थ्योरेटिकल यील्ड कितनी? 791.1 मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आया परसेंटेज यील्ड? 82.16%। सही आंसर आ रहा है? समझ में आ गया सबको ये सवाल भी? बस ये 3 सवाल इसके हो गए, और ये इस तरह से परसेंटेज यील्ड का टॉपिक यहाँ पर क्लोज हो गया।